हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 कर लिया था। चैप्टर 1 में हमारा क्या था, देखिए। हमने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में मतलब पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन का परिचय किया था। और यह है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, चाहे सोल हो चाहे रेगुलर हो। जो सेमेस्टर फर्स्ट में है और जो सेमेस्टर सेकंड में है, दोनों के लिए ये है। दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है, देख लेते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में परिचय करा था। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब जरूर करिए, जब भी आपके पास वीडियो आएगी, वरना नहीं आ पाएगी। तो पार्ट 1 में हमने पर्यावरण अध्ययन का परिचय पढ़ा था। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र अवधारणा, पार्ट 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। 24 से 45 के बीच में है, ये पेज नंबर के बीच में है, तो देख लेते हैं। तो ये हमारा है पार्ट 2। आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, पार्ट 2। क्या है, पार्ट 2, पारिस्थितिकी तंत्र अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण। तो शुरू करते हैं। परिचय से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोई भी नहीं है अकेला इस दुनिया में। लेकिन हाँ, अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। लेकिन धरती पे तो सब है ना। तो हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम यहाँ पे संसाधनों के बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात नहीं हो रही है। इसीलिए धरती पर सभी लोग हैं, अकेले नहीं हो। हम अपने संसाधनों को अन्य जैविक घटकों के साथ साझा करते हैं। तुम अकेले संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अलावा और भी लोग जो हैं वो संसाधनों का उपयोग कर रहे हो। आप दूसरों के साथ भी साझा कर रहे हैं। हमारे आसपास निर्जीव वस्तुएं मतलब टेबल, पंखा और अन्य चीजें जो भी निर्जीव है, जिसमें जान ना हो, वह सभी अपने पूरे जीवन काल में हम अन्य जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। हमें वो सारी चीजें की जरूरत होती है जो हमारे लिए यूज की चीजें होती हैं। हमें गर्मियों में हवा लेने के लिए पंखा चाहिए, हमें ठंडियों में हीटर चाहिए और अलग अलग चीजें। हमारे जितने भी जरूरतों की चीजें हैं और हमारे पास जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनसे बातचीत करना, ये सब हमारे जे रोजमर्रा के दिन में आते हैं। और यह हमारे जीवन काल में हमें अन्य जीवन प्राणियों और निर्जीव से परस्पर क्रिया करते रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करता है। और पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम, एक जटिल प्रणाली जिसमें जीवित और अजीवित घटक आपस में जुड़े होते हैं और दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसमें जीवित घटक और अजीवित घटक होते हैं। जीवित घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट और अजीवित घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और अन्य जीवित प्राणी। और अजीवित घटक को क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट, जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश और अन्य अजीवित पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र में घटक आपस में जुड़े होते हैं, जैसे हमने बताया, और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह परस्पर क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है।
पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब पारिस्थितिकी तंत्र हमें दुनिया के बारे में जानने और उसकी सुरक्षा करने में मदद मिलती है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने बताया। और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन में परितंत्र की संरचना, विनियम और परितंत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक घटक की भूमिका का पूरा विश्लेषण शामिल है। एक बार जब हम इसे विस्तार से जान लेते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन और पर्यावरण के संतुलन के लिए परितंत्र के महत्व को आसानी से समझा जा सकेगा। तो नेक्स्ट क्या लिखा है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। अवधारणा क्या है पारिस्थितिकी तंत्र की? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब मैंने बताया इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम की क्या अवधारणा होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रकृति के सजीव और निर्जीव दोनों घटक जब एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्थिर सजीव समुदाय की स्थापना करते हैं तो इसे परितंत्र कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। अर्थात इन सजीव और निर्जीव के बीच किसी न किसी चीज का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, जिसे परितंत्र कहते हैं। जैविक घटक के बिना एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना संभव नहीं है। मतलब जैसे हम पौधे, ये सब के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और पारिस्थितिकी तंत्र के बिना जैविक घटक भी संभव नहीं है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, यह एक दूसरे के बहुत अधिक पूरक हैं। समस्त भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन के साथ ही जीवित जीवों के वितरण और बहुतायत सहित जीवित जीवों के आसपास के वातावरण के साथ उनके संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो भौतिक या अजैविक, भौतिक या ये क्या हो जाता है, भौतिक या अजैविक कारकों में कोई पर्यावरण, एक मिनट, वन सेकेंड, वन मिनट, वन सेकेंड। हाँ, तो सरल शब्दों में यदि कोई भौतिक या अजैविक कारकों में कोई पर्यावरणीय परिवर्तन होता है तो वे बदले में उस विशेष क्षेत्र में मौजूद पौधे और जानवरों दोनों के जीवों के प्रकार और संख्या भी बदलते हैं। ठीक है, यदि कोई भी बदलता है, कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो पौधे और जानवरों दोनों के जीवों के प्रकार और संख्या भी बदलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति में बहुत जटिल और मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। तो ऑब्वियसली आप तो है ही पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा। पारिस्थितिकी तंत्र का विषय ऊर्जा प्रवाह है। ऊर्जा निर्भरता के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और भौतिक घटकों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह संभव है। पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण स्थलीय या भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय या जल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र आदि है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। नीचे वर्णित प्रवाह चार्ट से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का अध्ययन करना या समझना बहुत आसान है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से क्या मतलब है? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य मतलब क्या है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच के संबंधों और उनके आपसी विन्यास का अध्ययन करना। यह संरचना पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है उत्पाद, दूसरा है उपभोक्ता, उत्पाद मतलब प्रोड्यूसर्स, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक और चौथा है मिट्टी और जल। तो उत्पादक या मतलब प्रोड्यूसर, इसमें क्या होता है? पौधे,
और अन्य जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं। जानवर जो उत्पादकों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटक, डिकम्पोजर, जीव जो मृत जीवों को तोड़कर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी और जल, पारिस्थितिकी तंत्र के आजीवित घटक जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इन घटकों के बीच के संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के संरचना को निर्धारित करते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। यह संरचना पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों निर्धारित करते हैं, जैसे कि ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों और चक्र जीवों की विविधता। तो ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं जैविक घटक। मैंने बताया था कि जैविक घटक क्या होता है। कोई बताएगा मुझे जैविक घटक क्या होता है? तो जैविक घटक मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसमें क्या क्या आता है? पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और अन्य जीवित प्राणी। दो होते हैं, ये तो जैविक घटक है, और एक अजैविक घटक, जिसे आजीवित घटक भी बोल सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट, उसमें जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश और अन्य आजीवित पदार्थ आते हैं। तो पढ़ लेते हैं। जैविक जैविक घटकों को भी उनके पोषण के प्रकार के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उत्पाद, उत्पाद पढ़ लेते हैं। उत्पाद मैंने बताया, उत्पाद क्या है? क्या बताया था मैंने? उत्पाद प्रोड्यूसर, इसका इंग्लिश में मतलब होता है प्रोड्यूसर, जिसमें पौधे और कुछ जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र के ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का अर्थ स्वयं, ट्रॉफ का अर्थ है पोषण करना या स्वपोषण होते हैं, या क्या होते हैं? स्वपोषण। हाइलाइटर ले लेते हैं। स्वपोषण होते हैं वे हरे पौधे और हरे सूक्ष्म जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके उनमें मौजूद प्रकाश संश्लेषक वर्णन की मदद से अपना भोजन सामग्री बना सकते हैं। उदाहरण सभी हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब सूर्य की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यदि आपने साइंस में पढ़ा हो बचपन में तो आपको पता होगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर्स। उपभोक्ता एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषम पोषण जीव है। सभी जीव जो भोजन के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी। सभी जीव जो स्वपोषण पौधे को सीधे खाते हैं, वे कोई जानवर को नहीं खा सकते, जैसे टिड्डे, खरगोश, बकरी आदि। वो सब प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी में आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? वे सभी जीव जो सीधे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों अर्थात पौधों को नहीं खा सकते, ये केवल प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव को ही खा सकते हैं, जैसे मेंढक, गीदड़, सांप आदि। और तृतीय उपभोक्ता में क्या है? सभी जीव जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, वे शीर्ष स्तर के मांसाहारी है, जो बाघ, शेर, गिद्ध, बाज आदि। ये सब तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है। देख लीजिए, इकोसिस्टम में हमारे बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक में 3 है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, है ना। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जिसे उत्पाद, उपभोग और अपघटक बोलते हैं। अब बायोटिक में क्लाइमेट फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर्स में भी लाइट, टेम्परेचर, वाटर है, और एडेफिक फैक्टर में सॉइल। तो अपघटक मतलब डीकम्पोजर। अपघटक भी प्रकृति में कुछ हद तक विषम पोषण होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होते। देखिए, क्लोरोफिल, इसमें शब्द आया है क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट है जो पौधों, शैवाल और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। यह पिगमेंट पौधे को सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन बनाने में मदद करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोफिल के कार्य क्या होते हैं? कार्य भी बता देते हैं चलो। प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, जिससे पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। पौधों का रंग। क्लोरोफिल पौधों को उनका हरा रंग देता है, क्योंकि यह पिगमेंट लाल और नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे रंग के प्रकाश को परिवर्तित करता है। क्लोरोफिल के कार्य भी बता देते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल यह सबसे आम प्रकार का क्लोरोफिल है। यह पौधों में पाया जाता है। यह क्लोरोफिल समान है, लेकिन यह थोड़ा अलग रंग का प्रकाश अवशोषित करता है। तो यह तो था क्लोरोफिल के एक महत्वपूर्ण पिगमेंट है जो पौधे को जीवित रहने और विकसित होने में मदद करता है। तो यह हमने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता अपघटक में। इसीलिए इसीलिए भोजन और ऊर्जा के लिए मृत जैविक पदार्थों या अपरद पर निर्भर रहते हैं। ये जीव पर्यावरण के मित्र और सड़ने वाले पदार्थों पर पनप सकते हैं। इसीलिए इनके डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट या डेट्रीवॉर्स कहा जाता है। डेट्री का अर्थ है मित्र कार्बनिक पदार्थ। ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में जैविक कचरे के साथ रह सकते हैं। अपघटक पर्यावरण में जैव भू रासायनिक चक्र को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, केंचुए आदि। तो ये डायग्राम दे रखा है उत्पादों, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच संबंध। तो देख सकते हैं ये पहले क्या हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर, ये डीकम्पोजर। ये एक साइकिल है। तो देख लीजिएगा इस डायग्राम को। यदि आप इसको पेपर में बना के आएंगे तो और भी बढ़िया नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो इस तालिका 2.1 में क्या लिखा है? विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में मिलने वाले विभिन्न उपभोक्ता। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। घास परितंत्र, टिड्डे, खरगोश, हिरण, भेड़, बकरी आदि ये सब प्राथमिक हैं। ये घास परितंत्र, पहला हम घास परितंत्र पढ़ रहे हैं जो घास खाते हैं। टिड्डे, खरगोश, भेड़, बकरी ये सब। और द्वितीय में छिपकली, पक्षी, सांप आदि। और तृतीयक में बाज, चील, बाघ आदि। वन परितंत्र में मैंने ऊपर बताया था, तो ये वही इसमें लिखा है टेबल पर, तो पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक होते हैं, मैंने आपको बताया है। ये प्रकृति बर्फ जल नमी में पाए जाने वाले ठोस, तरल या गैस के रूप में निर्जीव कारक है। इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जलवायु कारक और मृदा कारक। जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि। मृदा कारक क्या है? जैसे मिट्टी के कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, सब स्ट्रेटम आदि। आइए एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक आजीविक कारक के महत्व और इसकी सीमाओं पर चर्चा करें। जलवायु कारक। जलवायु कारक में प्रकाश। ये सभी जीवित जीवों जैसे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और साथ ही अपघटकों के लिए एक आवश्यक कारक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपनी खाद्य सामग्री तैयार कर सकते हैं, जो बाद में विषमपोषियों द्वारा और अंततः अपघटकों द्वारा खा ली जाती है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इस प्रकार यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में
से एक है। प्रकाश की मात्रा के साथ ही साथ गुणवत्ता का विभिन्न जीवों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो पौधों के लिए प्रकाश का महत्व क्या है? क्लोरोफिल उत्पाद, पौधों का वितरण, पौधों का वितरण में पृथ्वी पर उगने वाले वनस्पति या पौधों के प्रकार सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? सूर्य की मदद से। सूर्य की अतः शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय और टुंड्रा क्षेत्रों की वनस्पति एक दूसरे से विभिन्न होती हैं। प्रकाश प्रकाश इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के पौधों के फिजियोलॉजी का निर्णय करता है। तापमान, जब प्रकाश बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। प्रकाश बढ़ेगा तो तापमान तो बढ़ेगा ही। जब तापमान बढ़ता है तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार भूमिगत जल का अवशोषण भी बढ़ता है। इस प्रकार से तापमान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार को तय करता है। रंध्र संचल, स्टोमेटल मूवमेंट। रंध्र पौधों की पत्तियों में मौजूद होते हैं। वे पौधे के शरीर से जल वे वाष्पीकरण के नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार रंध्र के खुलने और बंद होने से पौधे के शारीरिक स्थिति के स्थिर अवस्था में रहते हैं। देखिए स्टोमेटल मूवमेंट होता क्या है? स्टोमेटल मूवमेंट पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा की गति है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों की आदान प्रदान की अनुमति देता है। स्टोमेटल मूवमेंट के दौरान स्टोमेटा खुलते और बंद होते जिससे पौधे को अपने वातावरण के अनुसार अपने गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। स्टोमेटल मूवमेंट का कारण प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटल मूवमेंट के महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण, पानी का संरक्षण, वायुमंडलीय गैसों का नियंत्रण। ठीक है, तो प्रकाश में क्या है? प्रकाश की उत्पत्ति में स्टोमेटा खुलते हैं जिससे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण अवशोषण करने में मदद मिलती है। तापमान, तापमान से क्या होता है? उच्च तापमान का स्टोमेटा खुलते हैं जिससे जैसे आपका पेट है वैसे उसका भी पेट है ना, तो वो पत्तों के बारे में बात हो रही है, आपके पेट के बारे में नहीं हो रही बात। जिससे पौधों के को अधिक पानी का वाष्पीकरण करने में मदद मिलती है। तो यही सब है, यही सब स्टोमेटल होता है। प्रकाश की अवधि, गर्मियों और सर्दियों के महीनों के दौरान फूलों के प्रकृति और प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं इसके पीछे का मूल सिद्धांत यह है कि सूर्य के प्रकाश से अनावृत्ति के आधार पर कुछ पौधे जो गर्मी के महीनों में खिल सकते हैं वे लंबे दिन वाले पौधे होते हैं और कुछ छोटे दिन वाले पौधे होते हैं जो सर्दियों के महीनों में खिल सकते हैं। जानवरों के लिए प्रकाश का महत्व क्या है? उपापचय उपापचय मेटाबॉलिज्म। प्रकाश जानवरों की एंजाइमिक गतिविधि को प्रभावित करके उनके फिजियोलॉजी और उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय को नियंत्रित करता है। देखिए मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर में ऊर्जा और पदार्थों को आदान प्रदान करते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान जीव अपने शरीर में निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं जैसे कि ऊर्जा का उत्पादन, पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, विकास करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली। और मेटाबॉलिज्म के प्रकार क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो प्रकार होते हैं मेटाबॉलिज्म के। दृष्टि 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 मतलब विजन। प्रकाश के बिना कुछ भी देखना बहुत कठिन है, तो यह सभी जानवरों के लिए आवश्यक है, जानवरों के लिए भी आवश्यक और इंसानों के लिए भी। रंजकता, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब होता है त्वचा के रंग पर रंजकता की प्रक्रिया प्रकृति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। जैसा आपका कलर स्किन है वैसी ये
त्वचा के रंग पर प्रक्रिया प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत पर निर्भर करती है, जो प्रकाश होता है उस पर। प्रजनन अलग अलग अवधि के प्रकाश के अनावृत्ति पर विभिन्न जानवर अपनी प्रजनन गतिविधियों के लिए पर प्रतिक्रिया करते हैं। सर्केडियन रिदम प्रकाश के स्थिति के प्रति जानवरों की दैनिक प्रतिक्रिया को सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। यह सभी जीवित जीवों की एक महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया है। इस प्रकार यह एक प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है। तो सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवों के शरीर में 24 घंटे के चक्र में होती है। यह प्रक्रिया जीवों के शरीर को दिन और रात के अनुसार अपने कार्य को समायोजित करने में मदद करती है। सर्केडियन रिदम के कारण जीवों के शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? नींद और जागरण, हार्मोन का स्त्राव, चयापचय, तापमान नियंत्रण, पाचन। और सर्केडियन रिदम के लाभ क्या होते हैं? नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, हार्मोन का संतुलन रहता है, तनाव में कमी रहती है। सर्केडियन रिदम को बनाए रखने से तनाव में कमी होती है। तो ये सर्केडियन रिदम होता है। तापमान निम्नलिखित तरीकों से जानवरों और पौधों को प्रभावित करता है। पौधों के लिए तापमान का महत्व। उपापचय तापमान शारीरिक गतिविधि को बढ़ाता है। इस प्रकार मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार वन पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के प्रकार से भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास पर विभिन्न प्रकार के पौधों को उनके विकास के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। गर्मियों में उगने वाले पौधे सर्दियों के मौसम में उगने वाले पौधों से अलग होते हैं। उष्मीय स्तरीकरण थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन सबसे अच्छा उदाहरण एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जल की सतह परत पर उगने वाले पौधे अलग होते हैं क्योंकि उन्हें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में गहरे स्तर पर उगने वाले पौधों की तुलना में अधिक तापमान और प्रकाश की आवश्यकता होती है। उन्हें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, अधिक तापमान की। जानवरों के लिए तापमान का महत्व क्या है? जानवरों के लिए तापमान की आवश्यकता के आधार पर जानवरों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक है गर्म रक्त वाले और एक है शीत रक्त वाले। इसे एंडोथर्मिक जानवर बोलते हैं गर्म रक्त वाले को, और यह शीत रक्त वाले को एक्टोथर्मिक जानवर बोलते हैं। तो गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर के तापमान को स्थिर स्तर पर बनाए रखते हैं। उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता है। जैसे स्तनधारी पक्षी आदि जीवों के शरीर का तापमान जब पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता है तो उन्हें ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है, जैसे मेंढक। प्रवासन माइग्रेशन जानवरों के प्रवास में तापमान भी एक कारक है। इसे थर्मल माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है। यदि तापमान बदलता है तो पशु या पक्षी अस्थायी अवधि के लिए अपना स्थान बदल लेते हैं और मौसम बदलने पर अपनी मूल पारिस्थितिकी तंत्र में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है जल। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए जल एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण आजीविक कारक है। किसी क्षेत्र में मौजूद जल की मात्रा वहां विकसित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को तय करती है। इसी संबंध में कभी कभी जलीय परितंत्र भी विकसित हो जाते हैं, जैसे तालाब और झील परितंत्र। ये क्या है? तालाब और झील क्या है? परितंत्र। यदि लंबे समय तक वर्षा आदि के कारण किसी क्षेत्र में जल की भारी मात्रा जमा हो जाती है तो पारिस्थितिकी वंशक्रम की प्रक्रिया के माध्यम से वहां पर एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित या स्थापित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण और अन्य उपापचय गतिविधियां के अलावा पौधे को अपने पूरे शरीर में खनिजों के संचलन के लिए जल की आवश्यकता होती है।
जानवरों की उनकी उपापचय गतिविधि के लिए भी जल एक अनिवार्य आवश्यक है। जल पौधों और जानवरों दोनों के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वर्षा के रूप में जल की भी पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ कई बार उपापचय शब्द आया है, तो उपापचय का मतलब होता क्या है देख लेते हैं। ये हाईलाइट हो जा, हाईलाइटर ले लेते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसका मतलब हम आपको बताते हैं। उपापचय का मतलब क्या होता है। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर में ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया जीवों को जीवित रहने, विकसित होने और अपने शरीर के कार्य को करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये उपापचय का मतलब है। तो गतिविधियों के अलावा पौधे को अपने पूरे शरीर में खनिजों के संचलन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जानवरों की उनकी उपापचय उपापचय बार बार आएगा इसलिए मैंने उपापचय का मतलब बता दिया। उपापचय गतिविधि के लिए भी जल एक अनिवार्य आवश्यकता है। जल पौधे और जानवरों दोनों के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वर्षा के रूप में जल की भी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। यह वातावरण में नमी और नमी की मात्रा को बनाए रखता है। वर्षा की मात्रा यह भी तय करती है कि वहाँ किसी प्रकार के पौधे उगेंगे। उदाहरण उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पर्णपाती वन, सदाबहार वन, मरुस्थल आदि। ये सब वनस्पति के प्रकार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जानवर भी उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगते हैं। नमी के रूप में जल पौधे और जानवरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। कुछ पौधे कम नमी वाले क्षेत्र में उग सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पौधे अपने वातावरण में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे अच्छी जगह मतलब अच्छी नमी में, कुछ नमी में भी उग जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ नहीं उग पाते। कुछ पौधे पर्यावरण से सीधे वायुमंडलीय नमी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे एपीफाइट्स, ऑर्किड, लाइकेन, मास आदि। कुछ अन्य को अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा भूमिगत जल से तरल रूप में इसकी आवश्यकता होती है, जैसे उच्च पौधे। मृदा कारक, मिट्टी, सॉइल। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे को बढ़ने और जानवरों को उस पर रहने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता और मात्रा उस क्षेत्र में वनस्पति के प्रकार को तय करती है। मिट्टी का पीएच विशिष्ट निर्णायक कारक तय करती है। मिट्टी का पीएच विशिष्ट निर्णायक कारक है। यदि मिट्टी का पीएच 7 से कम है तो अम्लीय मिट्टी है, और यदि पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय है। इस प्रकार मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता वहां रहने वाले पौधों और जानवरों की संख्या और प्रकार तय करती है। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, उदासीन मिट्टी यानी जब पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होती है तो अधिकांश जीवित जीवों के लिए उपयुक्त होती है। देखिए यहाँ क्षारीय का क्या मतलब है। क्षारीय आया शब्द, तो क्षारीय देख लेते हैं क्षारीय है क्या। क्षारीय मिट्टी की वह स्थिति होती है जब मिट्टी का पीएच, यहाँ बताया है, जब 7 से अधिक होती है, या मिट्टी में उच्च मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की उपस्थिति का कारण होता है। तो ये क्षारीय है। इस प्रकार बता दिया, ये तो बता दिया मैंने, पढ़ दिया। तो देखिए ये मिट्टी के विभिन्न बनावटों का आरेखीय निरूपण है, जैसे बेड रॉक, सबस्ट्रेटम, सबसॉइल, सरफेस, ऑर्गेनिक। तो ये डायग्राम बनाइए, देखिए और प्रैक्टिस करिए। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिजों और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कुछ पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म पोषक
तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का निर्वाह में पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की बनावट, उदाहरण पथरीले क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, खनन क्षेत्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के जैविक कारकों या जीवों को विकसित होने और उस पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को स्थापित करने के लिए विभिन्न बनावट वाली मिट्टी अनुकूल होती है। जल जीवशाला या कृत्रिमशाल्य, ये देख लीजिए गतिविधि है। आगे है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। यह एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह और जैविक पदार्थों के संचयन को दर्शाता है। यह पिरामिड उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह और जैविक पदार्थों के संचयन को दर्शाता है। जो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार होते हैं वो ऊर्जा पिरामिड होता है, जैविक पदार्थ पिरामिड होता है, जैविक विविधता पिरामिड होता है और ये महत्व भी होते हैं। तो हम आगे आई इसे पढ़ लें। हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड के बारे में बता दिया, यही बहुत है। अब जो लिखा है उसको देख लेते हैं। अब हम स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के बीच संतुलन है तो पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं को बनाए रख सकता है। ऊर्जा एक प्रवाह कड़ी है जो उपरोक्त सभी घटकों को एक पारिस्थितिकी तंत्र में बांधती है। इस प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष प्रकार के जीव की एक निश्चित स्थिति या स्तर होता है। हम उस जीव की स्थिति को कैसे जान सकते हैं? इसे समझने के लिए पर्यावरण जीव विज्ञान चार्ल्स एल्टन 1929 द्वारा एक ग्राफिकल संरचना प्रस्तुत की गई जिसे पिरामिड या पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड या एल्टोनियम पिरामिड या फूड पिरामिड के रूप में जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं, देख लीजिएगा। क्या पता आपके पेपर में अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आप ना जान पाओ, तो इसके अलग अलग नाम हैं या आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए कंटेंट आता रहेगा तो आप चिंता मत करिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए आगे, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पारिस्थितिकी पिरामिड में एक खाद्य श्रृंखला में जीवों के विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंधों का एक चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार, मध्य और शिखर पर क्रमशः उत्पादकों, शाकाहारी और मांसाहारी के मान को दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। बायोमास का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। संख्या का पिरामिड क्या है? तो संख्या का पिरामिड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह सोल रेगुलर दोनों बच्चों के लिए कोई भी देख सकता है और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए संख्या का पिरामिड क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार के पिरामिड में जीवों की संख्या की गणना की जाती है और तदनुसार पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर के लिए संबंधित संख्या को दर्शाया जाता है। संख्याओं के पिरामिड की निम्न विशेषताएं हैं। पहला क्या है? उत्पादकों की संख्या अन्य पोषण तत्वों में उपस्थित उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक होती है। जब हम किसी पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक पोषण तत्व में व्यक्तियों की संख्या घट जाती है। सामूहिक रूप से प्रत्येक पोषण स्तर में मौजूद जीवित जीवों को
स्टैंडिंग कॉर्प्स के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टैंडिंग कॉर्प्स। सामूहिक रूप से प्रत्येक पोषण स्तर में मौजूद जो भी जीवित जीवों का है उनको स्टैंडिंग कॉर्प्स के रूप के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर संख्याओं का पिरामिड सीधा होता है, जैसे घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र, जल या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इनका क्या होता है? संख्याओं का पिरामिड सीधा होता है। इस मामले में कभी कभी उल्टे पिरामिड भी पाए जाते हैं, जैसे वृक्ष आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवी खाद्य श्रृंखला। वन पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में एक मिश्रित आकार का पिरामिड भी देखा जाता है। तो ये डायग्राम है, देख लीजिएगा, एक पारिस्थितिकी पिरामिड का आरेखीय निरूपण। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, नीचे है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, लेवल कार्निवोरस जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, और लेवल कार्निवोरस सेकंड जिसे टर्चरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो एक चेन है, क्या है? चैन। और एक संख्याओं का सीधा पिरामिड देख लीजिएगा, और उसके नीचे है संख्या का उल्टा पिरामिड। तो नीचे पढ़ते हैं बायोमास का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड भी देखिए, पहले पढ़ लेते हैं, देख लीजिएगा आप। तो बायोमास का पिरामिड किसी भी समय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जानवरों और पौधों का कुल सूखा वजन या कुल जैविक भार को दर्शाता है। संख्याओं के पिरामिड की तरह यह सीधा या उल्टा हो सकता है। जंगल का चरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के मामले, ये क्या खुल जाता है? कुल जैविक भार को दर्शाता है। संख्या सीधा उल्टा हो सकता है। जंगल चरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में यह सीधा होता है, और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में उल्टे पिरामिड होते हैं। ये नीचे डायग्राम है, देखिए। अब आगे है ऊर्जा का पिरामिड। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के बीच ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब तंत्र मौजूद है। यह पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। निचले ट्रॉफिक स्तर से ऊपरी वाले की ओर स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा की मात्रा कम और कम होती जाती है। इस प्रकार ऊंचाई में पिरामिड कितना लंबा होगा, उच्चतम पोषण स्तर पर मौजूद जीवों तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की मात्रा उतनी ही कम होगी। ऊर्जा क्या होगा? उतना ही कम होता है। केवल 10% ऊर्जा ही बाद की ऊपरी पोषण स्तर के जीवों को हस्तांतरित होती है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पाद 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को 100 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। यदि 1000 होता है किलो कैलोरी उत्पन्न होता है, तो वह 100 ही किलो कैलोरी उत्पाद होगी। द्वितीय उपभोक्ता को 10 किलो कैलोरी मिलेगी, तो केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा तृतीय या उच्चतम स्तर के उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगी। तो ये एक चैन के रूप में होता रहता है, सिर्फ 10% ही उसका ऊर्जा मिल पाता है। इस प्रकार यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा आकार का ही होता है। अन्य प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड की तरह एक ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा या स्पंडल के आकार का नहीं हो सकता है। ऊर्जा के पिरामिड का आकार जीवों के आकार, बायोमास संख्या या उपापचय दर से प्रभावित नहीं होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के अध्ययन में कुछ सीमाएं भी देखी गई है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला लिखा है, एक पारिस्थितिकी पिरामिड में कुछ जीवों की स्थिति निश्चित नहीं होती। एक ही परितंत्र या एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र में भिन्न हो सकता है। पिरामिडों का अध्ययन करते समय मौसमी परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड में अपघटक की भूमिका को नहीं दर्शाया जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सही और सटीक तस्वीर ऊर्जा का पिरामिड से दर्शाया जाता है। यह है डायग्राम, देखिए। पहला है पिरामिड, ऊर्जा की पिरामिड की संरचना, और एक पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ही जाता है, देख लीजिएगा।
ये आपके लिए क्वेश्चन है भैया। आगे देखिए, पारिस्थितिकी वंशक्रम या अनुक्रमण शब्द राग्नर हॉल्ट द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी क्लेमेंट ने पारिस्थितिकी वंशक्रम को परिभाषित किया। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में एक जैविक समुदाय दूसरे समुदाय को पूर्णतः विस्थापित कर देते हैं। पारिस्थितिकी वंशक्रम की विशेषता: प्रजातियों के प्रकार और समुदाय एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदलते हैं। एक समुदाय एक भौतिक संरचना वहां के जैविक कारकों की जैविक क्रिया से बदल जाती है। अंत में उस क्षेत्र में एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो जाता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों कारक उस पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं और चरमोत्कर्ष या शिखर समुदाय वहां स्थापित हो जाता है जो लंबे समय तक पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है। ये डायग्राम है वन वंशक्रम का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व, देख लीजिए। आगे है पारिस्थितिकी वंशक्रम के कारण। प्रारंभिक कारण: यह मौजूद आवास एक विनाश के कारण होता है। यह दो प्रकार का होता है, जलवायु कारक और जैविक कारक। जलवायु कारक जैसे मिट्टी का क्षरण, तेज हवा के कारण मिट्टी के जमाव, लगातार बाढ़, भारी वर्षा, आग, सूखा, भूस्खलन, तेल जमाव आदि। जैविक कारक में जैसे वनों की कटाई, अतिचारण, झूम खेती आदि। सतत कारण उस क्षेत्र में जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जनसंख्या संरचना के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है, जैसे कि सुरक्षा के लिए प्रवास, शहरीकरण के कारण प्रवास, औद्योगिकरण के कारण प्रवास, बेहतर जीवन के लिए प्रवास आदि है। स्थिरीकरण कारण जैसे उस क्षेत्र की जलवायु स्थिति, खनिजों की उपलब्धता, कृषि के लिए भूमि की उर्वरता के साथ साथ भोजन और ऊर्जा के निरंतर प्रभाव के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादकों की वृद्धि आदि। अलग अलग प्रकार की जो वृद्धि होती है और एक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरीकरण में उपरोक्त कारण आवश्यकता होते हैं। तो पारिस्थितिकी वंशक्रम के प्रकार: प्राथमिक वंशक्रम: यह बंजर क्षेत्रों जैसे रेत की टीलों, ज्वालामुखी, विस्फोट, चट्टानों आदि में शुरू होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। द्वितीय वंशक्रम: जहां पहले कोई जीवन था लेकिन बाढ़, आग, अम्ल, वर्षा आदि जैसे किसी भी कारकों के कारण वनस्पति क्षतिग्रस्त हो गई। ऑटोजेनिक वंशक्रम: ऑटो का अर्थ है स्वयं और जेनिक का अर्थ है उत्पादन। ऑटो का अर्थ है स्वयं और जेनिक का अर्थ क्या है? उत्पादन। एक विशेष स्थान के विकासशील जैविक समुदाय स्वयं से वहां की स्थिति में बदलाव लाते हैं जो कि उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह बदलाव अगले समुदाय के विकास के लिए एक वातावरण बनाता है। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है के जैविक घटकों द्वारा संचालित एक वंशक्रम है। नेक्स्ट है एलोजेनिक वंशक्रम। यह जैविक कारकों के कारण होता है। ऑटोजेनिक वंशक्रम के विपरीत एलोजेनिक वंशक्रम एक अजैविक कारकों द्वारा संचालित एक वंशक्रम है। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, धूमकेतुओं के टकराने, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के कारण परितंत्र का आवास बदल जाता है। प्रेरित वंशक्रम: यह एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसे मानव जाति के लाभ के लिए विकसित किया गया है। उदाहरण, एक खेत में फसल की खेती। स्वपोषी वंशक्रम: जब कोई स्थान अकार्बनिक पदार्थों में समृद्ध और कार्बनिक पदार्थों में कम होता है तो उस क्षेत्र में पौधों के वंशक्रम के विकास को स्वपोषी वंशक्रम कहा जाता है। विषमपोषी वंशक्रम: यदि एक वंशक्रम एक ऐसे क्षेत्र में शुरू होता है जो वन, कूड़े, सीवेज आदि जैसे कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है और जहां पर फंगस, मशरूम आदि जैसे सैप्रोफाइट्स का वर्चस्व होता है। प्रतिगामी वंशक्रम क्या होता है? कभी कभी जब अत्यधिक जैविक हस्तक्षेप के कारण अनुक्रमण आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए वनों की कटाई,
और अतिवृष्टि के कारण वन समुदाय झाड़ीदार या चरगाह या बंजर भूमि में बदल जाता है। ये कुछ प्रश्न है, इसे कर लीजिए। लास्ट में सारांश है और यह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारांश क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जीवित, जो अभी तक हमने पढ़ा, अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों का उनके परिवेश के साथ अध्ययन है। इस प्रकार यह एक क्षेत्र में जैविक और अजैविक कारकों की परस्पर निर्भरता है। केवल एक कारक की उपस्थिति एक पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं बना सकती है। एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब अलग होती है। इसी पारिस्थितिकी पिरामिड के माध्यम से समझाया गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड एक का सिद्धांत उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवों के भोजन की आदत पर निर्भर करता है। बंजर भूमि पर एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। कभी-कभी उल्टा अनुक्रमण भी होता है। कभी-कभी उल्टा भी अनुक्रमण होता है, जब एक अच्छी तरह से काम करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र कुछ कृत्रिम यानी मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो सकता है और बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था सारांश। अब शब्दावली। पारिस्थितिकी अनुक्रमण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है। मृदा कारक क्या है? यह मिट्टी के वह पहलू हैं जो वहां रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को प्रभावित करते हैं। यह पाठगत प्रश्नों के उत्तर हैं जो ऊपर है, पहले खुद दीजिएगा फिर यहाँ से चेक कर लीजिए। ये मूल्यांकन है और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता।